चलिए, तो भाई साहब हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं मतलब लोकतांत्रिक राजनीति। ये क्लास 9th का है। क्लास 9th का लोकतांत्रिक राजनीति आज हम लोग पढ़ेंगे। और इसका जो 2 चैप्टर है पहले का, वो 2 चैप्टर हमने पढ़ा दिया है। आप देखेंगे तो ये बुक है, इसी से हम लोग पढ़ाते हैं और इसी से हम पढ़ाते भी हैं। ठीक है, तो इसका 2 चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं। अब तीसरा चैप्टर पे आए हैं, जिसमें से तीसरे चैप्टर का कहानी जो होता है, जो किताब में लिखा हुआ है, ये सब हम पढ़ के एक एक करके डिटेल में सुनाते हैं और वो ऑफलाइन की क्लास में सुना देते हैं। और जो प्रश्न उत्तर है, इसका जो प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर इसको बोलते हैं, वो हम आपको करवाते हैं। क्यों? ताकि आपको लिखने में और थोड़ा इसको बार बार देखने में इजी रहेगा। क्योंकि हम अगर ऑफलाइन लिखाते रहेंगे तो ऑफलाइन में अगर लिखा देंगे तो आप लोग लिख लेंगे, बट उसको दोबारा देखने का फिर संभावना नहीं बन सकता है। आपकी कॉपी में रहेगा तो कभी कभी इच्छा होगा तो देखेंगे, बट नहीं देख सकते। इसलिए हम ऐसा किए हैं कि इसमें वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। आप लोग को जब इच्छा करे, जब लगे कि ये हम भूल रहे हैं तो फिर आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं। कह रहा है कि नीचे कुछ गलत वाक्य है, हर एक में की गई गलती पहचानें और इस अध्याय के आधार पर उसे ठीक करें। तो ये जो प्रश्न दिया हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, इसमें कहीं कहीं कुछ ना कुछ गलती है, उसको पहचान करके हमें ठीक करना है। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं। कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। तो देखिए, जब हमारा भारत गुलाम था, अंग्रेज़ों के कब्जे में थे, तो हमारे यहाँ के जो भी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, जो क्रांतिकारी थे, वो चाहते थे कि हमारा देश किसी तरह से आज़ाद हो जाए, हम किसी तरह से अंग्रेज़ों से स्वतंत्र हो जाए। तो उस जब स्वतंत्रता सेनानी ये स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, तभी से नेताओं ने ऐसा सोच लिया था कि भारत आज़ादी के बाद जो है लोकतांत्रिक राष्ट्र बनेगा। तो देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही इस बात पर सहमति बन चुकी थी कि स्वतंत्रता के बाद भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होगा। कि जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे स्वतंत्रता सेनानी, उसी समय ये विचार कर लिया गया था, इस बात पर सब आदमी सहमत हो गए थे कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो हम अपने भारत को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाएंगे, जिसमें सभी क्षेत्रों में सभी लोगों को, सभी जाति के, सभी धर्मों को समान अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हरेक बात पर सहमत थे। तो देखिए, जब संविधान बन रहा था, भारतीय संविधान जब बन रहा था संविधान सभा में, तो उसमें कई बातें होती थी, लेकिन सब संविधान निर्माता सभी बातों पर सहमति हो जाए, ये कोई फिक्स बातें नहीं है। तो ऐसा नहीं था कि एक बात पर सब आदमी सहमत हो ही जाते थे। कोई भी बात अगर संविधान सभा में उठता था तो उस बातों पर बहुत ज़्यादा विचार विमर्श होते थे। उसके बाद ही सब आदमी उस पर विचार विमर्श करके सब आदमी सहमति देते थे, तब जाके वह बात संविधान में लिखा जाता था। देखिए, कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों के बीच विभिन्न विषयों पर गंभीर मतभेद थे। मतलब कोई भी विषय था तो उस विषय पर सब में मतभेद होते थे, जिसे चर्चा और विचार विमर्श के माध्यम से, कोई भी मतभेद होता था तो उसको उस पर चर्चा होते थे, फिर विचार विमर्श करते थे, उसके माध्यम से सुलझाकर आम सहमति बनाते थे। कोई भी बातें वो संविधान सभा में जब उठाते थे लोग, तो उस पर कई सारे विचार विमर्श होते थे, उसके बाद सब आदमी मिल करके सहमति देते थे उस पर। ठीक है, इसको आप लिखते चलेंगे या फिर बाद में स्क्रीनशॉट मार के लिख लेंगे। तो अगला देखिए, कह रहा है कि जिन देशों में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी। तो कह रहा है कि जिन देशों में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी। ये कोई फिक्स बातें नहीं है कि जिसका संविधान होगा वह लोकतांत्रिक ही होगा, क्योंकि जो गैर लोकतांत्रिक होते हैं वह भी अपना संविधान रखते हैं। जो गैर लोकतांत्रिक देश होते हैं उनका भी अपना संविधान होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि गैर लोकतांत्रिक देश का भी अपना संविधान हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो लोकतांत्रिक देश है वहाँ संविधान अवश्य होगा। मतलब कि
देश लोकतांत्रिक है या नहीं है इससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर देश लोकतांत्रिक है तो वहाँ संविधान होगा ही होगा। मतलब कि सभी लोकतांत्रिक देश, जिन देश के पास संविधान है वह लोकतांत्रिक होगा, ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जो लोकतांत्रिक होगा उसका संविधान होगा, ये बात फिक्स है कि जो देश लोकतांत्रिक होगा उसका अपना संविधान होगा ही होगा। लेकिन जिसके पास संविधान है वह देश भी लोकतांत्रिक ही होगा, इसका फिक्स नहीं है, ये कोई जरूरी भी नहीं है। ठीक है, अगला कह रहा है ख नंबर में कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसलिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, ये बात तय है। मतलब संविधान जो है देश का सर्वोच्च कानून है, इसी कानून के तहत, इसी संविधान के तहत पूरा देश चलता है। लेकिन विषय अगर मतलब परिस्थिति ऐसी आ जाए, समय ऐसी आ जाए, समस्या आ जाए या फिर ऐसी समय लग जाए तो इसमें भी संशोधन किए जा सकते हैं, बदलाव किया जा सकता है। देखिए लिखा है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार इसमें संशोधन या बदलाव किया जा सकता है। तो संविधान में जो भी नियम कानून बने हुए हैं, अगर समय आ जाए, अगर परिस्थितियां ऐसी हो जाए कि इसको बदलना है तो इसमें बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, अगला आप देखिए, ये अब 2 नंबर का प्रश्न है। 1 नंबर का क, ख, ग और घ, ये चारों हो गए। अब हम आते हैं 2 नंबर का, टिक करने वाला होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। हम और इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि हमें बोर्ड पे लिखना होता है। ठीक है, आप लोग किताब से देख के ऑप्शन भी लिख लेंगे, हम बताते हैं। तो कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण रहा है। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका का जो लोकतांत्रिक संविधान बनाने में टकराव रहा है वो बहुत ही जटिल रहा है, ठीक ना। लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण था वो था गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक। गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक, ये एक वहाँ पे नियम चलते थे, श्वेत अश्वेत कानून लगा हुआ था। ठीक है, श्वेत कहा जाता था गोरे चमड़ी वालों को और अश्वेत कहे जाते थे काले चमड़ी वालों को। तो ये जो गोरे चमड़ी वाले थे ये लोग थे यूरोप वाले, और ये जो अश्वेत थे यानी काले चमड़ी वाले थे ये थे अफ्रीका वाले। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका के थे। तो यहाँ से जो यूरोप से गोरे आदमी गए थे, यूरोप वासियों ने जब दक्षिण अफ्रीका पर अपना अधिकार कर लिया था, अपना कब्जा जमा लिया था, तो वहाँ पे शासन प्रशासन भी चलाते थे ये गोरे लोग ही। और गोरे लोगों ने अपने आप को मजबूत, अपने आप को बलवान बनाने के लिए इन्होंने वहाँ पे एक नियम लगा दिया था, गोरे और काले का, श्वेत और श्वेत का रंग भेद नियम चल रहे थे। ठीक ना, जिसमें से कि जितना भी शक्ति था, जितना भी शासनिक प्रशासनिक शक्ति था वो केवल और केवल गोरे लोगों के हाथों में था, और ये जो काले थे जो वाकई में दक्षिण अफ्रीका वाले थे उनके पास ये शक्तियाँ नहीं दी गई थी। ठीक है, तो लोकतांत्रिक संविधान बनाने में जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें थी वो इसी नियम को लेकर थे, रंग भेद नियम को लेकर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर में कह रहा है कि लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता है। जो लोकतांत्रिक संविधान रहता है जहाँ, उसमें कौन सा प्रावधान नहीं रहता है। पहला है शासन प्रमुख का अधिकार। तो शासन का जो प्रमुख होता है उसका अधिकार, तो जहाँ लोकतांत्रिक शासन होता है वहाँ पे सबका अधिकार बराबर होता है, लेकिन जो शासन का प्रमुख होता है जिसे हम लोग चुनते हैं उसका अधिकार होता है। ठीक है, उसके बाद है शासन प्रमुख का नाम, ये नहीं होता है, शासन प्रमुख का नाम ये नहीं होता है। उसके बाद है विधायिका का अधिकार, विधायिका का भी अधिकार होता है जहाँ लोकतांत्रिक शासन होते हैं। और देश का नाम, लोकतांत्रिक शासन में देश का भी नाम होता है। तो लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं होता है, ये नहीं होता है, शासन प्रमुख का नाम ये नहीं होता है, क्योंकि शासक जो होते हैं वो बदलते रहते हैं। लोकतांत्रिक शासन में शासक बदलते रहते हैं, क्योंकि आदमी को जिसको वोट देने का इच्छा होगा उसे वोट देकर चुन सकते हैं। जैसे कि जब चुनाव होता है तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, जिससे सबसे ज़्यादा मत मिलता है, वही शासक चलाना शुरू करते हैं। तो इसलिए शासन प्रमुख का नाम ये अस्थायी नहीं रहता है लोकतांत्रिक शासन में। क्योंकि इसका परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, अगला है
कि संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिकाओं में मेल बैठा है, मतलब मिलान करना है कि ये जो नेता इधर हैं संविधान निर्माण करने वाले ये सब नेता, इन नेताओं का और क्या क्या योगदान दिया है उसको मिलान करना है। तो सबसे पहले देखिए मोतीलाल नेहरू 1928 में भारत का संविधान जब मतलब भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था तभी मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश शासन में ही एक संविधान की मांग की थी। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू 1928 में भारत का संविधान बनाया, इस पे आप ऐसे मिलाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि B.R. अम्बेडकर, ये वही B.R. अम्बेडकर है जिससे हम लोग भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब कहते हैं। तो ये जो थे संविधान सभा में प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। जब संविधान सभा में संविधान बन रहे थे तो कई सारी कमेटियां थी, उसमें कई सारे सदस्य भी थे। उसमें से जो सबसे मुख्य कमेटी था प्रारूप कमेटी, उसी का ये अध्यक्ष थे कौन? भीमराव अम्बेडकर। अगला कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जिसको बोलते हैं हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू एक महिला थी जो संविधान सभा की सदस्य थी। सरोजिनी नायडू एक महिला थी जो संविधान सभा के क्या थे? सदस्य थे। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया। पहला प्रश्न एक का क ख ग घ पढ़े, फिर दूसरा पढ़े, तीसरा पढ़े, चौथा पढ़े। 4 प्रश्न को हमने एक वीडियो में कर लिए हैं। अब देखते हैं इसके आगे का प्रश्न।